नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं और वक्त हो चला है ग्राउंड रिपोर्टर का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर इस वक्त बता दें, सबसे पहले ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक की पीएम मोदी ने बधाई दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ऋषि सुनक को दी बधाई। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट कर यह बधाई दी है। ऋषि सुनक को हार्दिक बधाई। मैं वैश्विक मुद्दों पर एक साथ मिलकर काम करेंगे। रोड मैप 2030 को लागू करने के लिए उत्सुक हूं। ब्रिटिश भारतीयों के जीवन सेतु को शुभकामनाएं। हमने ऐतिहासिक संबंधों की आधुनिक साझेदारी में बदलाव है। तो आपको बता दें, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे ऋषि सुनक और कल इसका ऐलान हुआ और इसके बाद लगातार बधाइयों का दौर भी शुरू हो गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए उन्हें बधाई दी। और अधिक जानकारी के साथ पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, कल ऋषि सुनक का ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने का ऐलान हुआ और देखिए उसके बाद लगातार बधाइयों का दौर जारी है और हर कोई कहीं ना कहीं भारतीय सबसे ज्यादा खुश नजर आया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है कि प्रधानमंत्री ने लिखा है कि मैं हार्दिक बधाई ऋषि सुनक, जैसे ही आप यूके के प्रधानमंत्री बनते हैं, मैं वैश्विक मुद्दे पर एक साथ मिलकर काम करने और रोड मैप 2030 को लागू करने के लिए तत्पर हूँ। इसके साथ ही विशेष दिवाली ब्रिटेन के भारतीयों के जीवित पूर्व की कामना करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया है और साफ तौर पर लिखा है कि क्योंकि हम अपने ऐतिहासिक संबंधों को एक आधुनिक साझेदारी में बदलते हैं, तो निश्चित तौर पर ऋषि सुनक की अगर हम बात करें तो ऋषि सुनक एक भारतवंशी जो है वो व्यक्ति है। और जिस तरीके से कल ये खबर है, इसके बाद कहीं ना कहीं भारत में भी जश्न का माहौल एक तरीके से तमाम जो बधाई संदेश है वो आने लगे। क्योंकि अगर हम ऋषि सुनक की बात करें तो ऋषि सुनक कल ही नामित किए गए हैं प्रधानमंत्री के लिए ब्रिटेन के। तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है, क्योंकि दिवाली पर भारतवासियों के लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी कहीं ना कहीं निकलकर सामने आई है। क्योंकि भारतीय मूल के ऋषि सुनक अब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। लंबे समय से ब्रिटेन में जारी जो सत्ता का संघर्ष है का निष्कर्ष जो सामने आते ही ऋषि सुनक के चाहने वालों में एक तरीके से खुशी की लहर दौड़ गई है। क्योंकि लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बनने के लिहाज से सबसे मजबूत दावेदार थे। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं ट्वीट किया है और ऋषि सुनक को बधाई दिया है। और भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि सोमवार को यानी कंजर्वेटिव पार्टी के संसदीय दल ने ऋषि सुनक को नेता चुना था। और उसके बाद तमाम लोग उन्हें चुनौती देने वाले, अगर हम बात करें पेनी मॉर्डंट ने भी अपना नाम वापस ले लिया। तो निश्चित तौर पे भारत के लोगों के लिए एक बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऋषि सुनक को बधाई दी। बिल्कुल पीयूष, और देखिए जब से ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री की दावेदारी में सबसे आगे जब चल रहे थे, उसी दौरान हर किसी में उत्साह था कि शायद वो जीत जाए। और देखिए मजबूत दावेदारी भी थी और उनकी जीत भी हुई और इसके बाद हर कोई खुश नजर आ रहा है। इसके साथ ही साथ पीयूष, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह का असर ये ब्रिटेन और भारत के रिश्तों में भी देखने को मिलेगा जब भारतीय मूल के प्रधानमंत्री वहां के होंगे, और किस तरह से आगे आने वाली राजनीति या फिर संबंधों को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर किस तरह से समझा जाए। देखिए, अगर हम बात करें तो ऋषि सुनक जो है वो भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति के दामाद हैं। और सबसे खास बात है कि ऋषि सुनक के जो परिजन है वो पंजाब के रहने वाले थे, जो विदेश में जाकर बस गए। सुनक का जन्म ब्रिटेन के ही हेस्पियर में हुआ था और ऋषि सुनक ने अमेरिका में ही अपनी पढ़ाई की थी। और सबसे बड़ी बात है कि ऋषि सुनक को माना जाता है कि कोरोना काल के दौरान उन्होंने ब्रिटेन को आर्थिक मंदी से सफलतापूर्वक उबारा था और सभी वर्गों को खुश किया था। यही कारण है कि ऋषि सुनक वहाँ के पहली पसंद कहीं ना कहीं लोगों के बनते गए। 2020 की बात करें तो होटल इंडस्ट्री की ईट आउट हेल्थ स्कीम को करीब 15,500 करोड़ की मदद की थी कर्मचारियों
स्वरोजगार के लोगों के लिए कहीं ना कहीं लोगों को काफी सहायता राशि भी दी थी। तो ऐसे में ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बनने के बाद से भारत और ब्रिटेन के भी संबंध जी। मजबूत हुए, क्योंकि पहले से भी ब्रिटेन के साथ भारत के संबंध बेहतर रहे हैं। ठीक ऐसे है। में जब भारतवंशी कोई ठीक है। प्रधानमंत्री बना। ठीक है पीयूष, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, लौटूंगी आपके पास। वही दिवाली की रात जमकर फूटे पटाखे, दिल्ली एनसीआर में फैली स्मॉग की चादर है। क्यूआई बेहद खराब स्थिति में पहुंचा, जहरीली हुई दिल्ली एनसीआर की हवाएं। देखिए लगातार तमाम तरह के जो पटाखों को लेकर रोक लगाई गई थी, उन सब के बावजूद जमकर पटाखे फोड़े गए। दीपावली का मौका था और इस मौके पर देखिए रोक टोक के बावजूद, तमाम पाबंदियों के बावजूद जो पटाखे हैं उनके फूटने का दौर चलता रहा। और इसके बाद जो दिल्ली की स्थिति है वो बेहद खराब हो गई है। हवाओं का जो गुणवत्ता है वो प्रदूषित हो गई है। तो एक्यूआई बेहद खराब। और लगातार हमारे साथ पीयूष बने हुए हैं। पीयूष, तमाम पाबंदियों के बाद भी कल दीपावली के मौके पर तमाम जगहों पर पटाखे फूटे और उसके बाद जो उसका असर लगातार दिल्ली में हर साल देखने को मिलता है, स्मॉग की चादर देखने को मिलती है और जो हवा की गुणवत्ता है वो बेहद खराब हो चुकी है। देखिए, अगर हम बात करें तो दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने की आशंका से ही इससे पहले दिल्ली सरकार ने कई नियम लागू किए थे। हालांकि इस नियम को किसी लगभग ज्यादातर लोगों ने नहीं पालन किया और दिवाली पर देर रात तक जमकर आतिशबाजी हुई। और यही कारण है कि तमाम जगहों पे जो एक्यूआई लेवल है वो करीब 400 के पार हो चुका है। तो निश्चित तौर पे दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ गया है, क्योंकि दिवाली की रात दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में PM 2.5 का स्तर 400 के पास पहुंच गया। अगर हम बात करें सिस्टम ऑफ क्वालिटी एंड वेदर अकोस्टिक एंड रिसर्च यानी SASAR के मुताबिक दिल्ली में एयर क्वालिटी का इंडेक्स जो है वो 223 यानी कि बहुत ही खराब श्रेणी में है। अक्षरधाम की बात करें, इंडिया गेट की बात करें, अशोक विहार, ITO मुंडका समेत अनेक इलाकों में धुंध नजर आई है। और निश्चित तौर पे DPCC के मुताबिक अगर हम बात करें तो देर शाम मुंडका में PM 2.5 350 और आज सुबह की बात करें तो करीब 340 के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। वहीं अगर हम बात करें CPCB की तो ITO में करीब कल देर रात करीब 10 बजे के आसपास हवा में 2.5 की हिस्सेदारी 458 दर्ज हुई है। और आज की सुबह की बात करें तो 339 दर्ज हुई है। तो निश्चित तौर पे दिल्ली की हवाओं में कहीं ना कहीं पोल्यूशन का जहर जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है और धुंध बनी हुई है। और दिल्ली सरकार इसी को लेकर कहीं ना कहीं सतर्क थी और यही कारण था कि दिए जलाओ पटाखे नहीं अभियान की भी शुरुआत दिल्ली सरकार की ओर से की गई। लेकिन जिस तरीके से कल पटाखे जलाया गया उसके बाद कहीं ना कहीं दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में जो पोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल पीयूष, और देखिए इससे कहीं ना कहीं आम जनता को ही दिक्कत होगी और इसी वजह से दिल्ली सरकार के द्वारा तमाम पाबंदियां लगाई गई थी। पीयूष, हर साल ऐसी स्थिति हम देखने को मिलता है कि जिस तरह से पॉल्यूशन देखने को मिलता है दीपावली के बाद और लगातार ये स्मॉग की चादर कई दिनों तक रहती है जो अक्सर लोगों को बहुत परेशान करती है, चाहे वो सांस लेने में दिक्कत हो या गले में खराश जैसी दिक्कतें हो, वो अब सामने आने लगी है। कहीं ना कहीं ये घटनाएं और ये जो थोड़ी तबीयत पर इसका असर है वो दिखने लगता है कुछ दिनों में। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस पोल्यूशन का जो असर है वो बच्चों पर और बुजुर्गों पर ज्यादा देखने को मिलता है। जिन बुजुर्गों को सांस लेने की दिक्कत है, अस्थमा की दिक्कत है, उन्हें कहीं ना कहीं काफी उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार दिल्ली सरकार की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें, तमाम ऐसे एजेंसियों की बात करें जिनकी ओर से तमाम अभियान चलाए गए कि पटाखे ना जलाए जाए। हालांकि क्योंकि दिवाली से पहले भी दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो काफी हाई लेवल पे था, ज्यादा एक्यूआई लेवल उसका पहुंच गया था। ऐसे में तमाम एहतियात सरकारों की ओर से बढ़ते गए थे। लेकिन जिस तरीके से कल दिल्ली में और नोएडा में और दिल्ली एनसीआर में तमाम जगहों पर पटाखे जलाए गए उसके बाद जो एक्यूआई लेवल है वो बढ़ गया है और निश्चित तौर पे बच्चों को और बुजुर्गों को ज्यादा परेशानी होगी। हालांकि सभी लोगों को इस पोल्यूशन से परेशानी होती है, धुंध कहीं ना कहीं बन चुकी है दिल्ली में। और इससे धीरे धीरे निजात कैसे पाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है कि आसपास की जो दिल्ली के सटे राज्य है वहाँ पे पराली की वजह से भी पोल्यूशन आता है। लेकिन निश्चित तौर पे कल दिवाली लोगों ने मनाई, आतिशबाजी जमकर हुई। जिसके बाद अगर हम बात करें गाजियाबाद की, इंदिरापुरम की भी, तो वहाँ पे भी करीब 500 के पार
जो एक्यूआई लेवल है वो पहुंच गया है। तो निश्चित तौर पर पोल्यूशन का स्तर बढ़ गया है। आतिशबाजी जमकर हुई, लोगों ने सरकार की बातों को नहीं माना और इसका असर कहीं ना कहीं देखने को आज भी मिल रहा है। पीयूष, इसके साथ ही साथ देखिए, अब तो चादर, जिस तरह से स्मॉग की चादर हम देखने को पा रहे हैं, चाहे दिल्ली हो या फिर एनसीआर हो, एक्सपर्ट इसे लेकर अब क्या कुछ राय दे रहे हैं? कब तक ये चादर देखने को मिलेगी? कब खुला वातावरण देखने को मिलेगा? एक्सपर्ट की तरफ से क्या हिदायत दी जा रही है? देखिए, अगर हम विशेषज्ञों की माने तो विशेषज्ञों का साफ तौर पे कहना है कि चूंकि जो दिल्ली के कई इलाकों का एक्यूआई लेवल है वो दिवाली के पहले भी 250 के पार था, 300 के आसपास था। ऐसे में अभी की बात करें, दिवाली के बाद 400 पहुंच गया है। ऐसे में इस धुंध को साफ होने में और इस पोल्यूशन को कम होने में कम से कम हफ्ते भर का समय जरूर लग सकता है। लेकिन एक बात और विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जो दिल्ली के सटे आसपास के राज्य हैं, अगर वहां पर पराली जलती है तो निश्चित तौर पे ये एक्यूआई लेवल बना रहेगा। क्योंकि आमतौर पे जब भी इस महीने में अगर हम देखें, पिछले साल भी तो इसी तरीके से पोल्यूशन की समस्या लोगों को झेलनी पड़ी थी। काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसका सीधा असर स्वास्थ्य में पड़ता है। बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पे ज्यादा इसका असर पड़ता है। तमाम एहतियात बरते जाते हैं, मास्क लगाने की सलाह दी जाती है। हालांकि जिस तरीके से कल आतिशबाजी हुई है उसके बाद दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई लेवल 400 के पार तक पहुंच गया। बिल्कुल पीयूष, और अब कहीं ना कहीं आम जनता को इसका पूरे वातावरण को लेकर हिदायत बरतने की जरूरत होगी और अपना ख्याल रखने की भी जरूरत होगी। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि पराली जलने का वक्त भी इस वक्त होता है, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी स्थिति है ये एक लंबे वक्त तक झेलना पड़ सकता है आम जनता को। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। 27 साल बाद आज लगेगा एक बार फिर से सूर्य ग्रहण। आज इस साल का आखिरी होगा सूर्य ग्रहण। यूपी में सूर्य ग्रहण का असर 30% से ज्यादा रहेगा। सूर्य ग्रहण को जनजीवन के लिए माना जाता है अशुभ। धार्मिक तौर पर सामान्यतः आम जनजीवन के लिए ये अशुभ माना जाता है। तो आज देखिए, साल का अंतिम ये सूर्य ग्रहण रहने वाला है और करीब 4:30 से लेकर करीब 5:30 तक ये सूर्य ग्रहण रहेगा, जिसका कहीं ना कहीं आम जनजीवन पर असर भी देखने को मिलता है। कई सारी बातें भी अगर धार्मिक दृष्टि से देखी जाए तो कई सारी बातें भी कही जाती हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान तमाम चीजें नहीं करनी चाहिए और भारत में भी इसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 30% असर देखने को मिलेगा सूर्य ग्रहण का। तो करीब 4:30 बजे से लेकर 5:30 बजे भारत में सूर्य ग्रहण का असर होगा और इस दौरान तमाम जो पंडित हो या फिर धर्म के आधार पर तमाम चीजों की मनाही भी होती है, अशुभ माना जाता है। तो आज लगेगा एक बार फिर सूर्य ग्रहण, साल का अंत। ये सूर्य ग्रहण आखिरी सूर्य ग्रहण रहेगा। अयोध्या में जन्मभूमि पर रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन करने के बाद वनटांगिया गांव तिकोनिया नंबर 3 पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क व अन्य बुनियादी सुविधाओं और 8 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी ने गोरखपुर व महाराजगंज के वनटांगिया गांव में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित कर उपहार भी दिया। वनटांगिया गांव के जंगल तिकोनिया नंबर 3 में वनवासियों के बीच दिवाली मनाते हुए कहा कि शासन की जो योजनाएं पहले यहां सपना थी, अब आसानी से उपलब्ध है। हर व्यक्ति तक शासन की सुविधाएं पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भी 70 साल तक वनटांगिया गांवों में कोई बुनियादी सुविधा तो दूर, वोटिंग का अधिकार तक नहीं था। वहां 2017 के बाद से विकास की नई गाथा लिखी गई है। उत्साह और उमंग का सर्वाधिक सहज सर्वसुलभ अवसर है तो वह पूरे भारतवासियों के लिए तो है ही, लेकिन वनटांगिया, मुसहर, थारू, कोल जैसी जाति के लोगों के लिए जिन्हें पहली बार आजादी के बाद पहली बार शासन की सुविधाएं प्राप्त होनी प्रारंभ हुई हैं, उन सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। वहीं इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने महायोगी गोरखनाथ जी और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज का दर्शन पूजन किया। तो दीपावली पर गोरखनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ
जो कि पीठाधीश्वर भी हैं और जब भी गोरखपुर जाते हैं गोरखनाथ मंदिर में ही वो रुकते हैं और इस दौरान महंत अवैधनाथ का दर्शन पूजन किया। और दीपावली के मौके पर गोरखनाथ मंदिर को भी बेहद खूबसूरती से सजाया गया और इस मौके पर वहां पर तमाम पूजा अर्चना का भी कार्यक्रम रहा। वहीं इससे पहले अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी मंदिर में पहुंचकर हनुमान जी के दर्शन किए और इसी दौरान सीएम योगी के साथ स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। तो दीपावली के एक दिन पहले छोटी दीपावली के दिन सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हुए थे, जहां पर दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ और उसके अगले दिन यानी कि कल सुबह हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे, जहां पर दर्शन पूजन किया और इनके साथ स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें जब अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। मुरादाबाद बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मिलकर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। तो वहीं भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण कर परशुराम चौक का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्हें पूर्व की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि देव स्थानों पर पहले सरकारें दर्शन के लिए रोकती थी, हमारी सरकार ने उसके लिए अच्छा वातावरण माहौल का काम किया है। बरेली में सीएम योगी की पहल पर जिला सूचना अधिकारी योगेंद्र प्रताप ने मंदिरों पर जाकर पुजारियों को उपहार मिठाई गिफ्ट किए। तो वहीं एडीजी राजकुमार जी समेत शर्मा ने अनाथालय में परिवार के साथ जाकर दिवाली मनाई। दूसरी ओर कमिश्नर संयुक्ता समदार और डीएम शिवकांत द्विवेदी और एसएसपी अखिलेश चौरसिया ने गरीब परिवारों के साथ दिवाली मनाई। तो सभी अधिकारियों ने बच्चों को उपहार और पटाखे दिए। इस दौरान बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। दीपावली की रात जहां लोग खुशियां मना रहे थे तो वहीं गाजियाबाद नगर निगम के पूर्व पार्षद और पूर्व जोनल चेयरमैन को बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया। वारदात देर रात हुई जब थाना कविनगर के बहमेटा निवासी फूल कंवर अपने फार्म हाउस में टहल रहे थे। पीड़ित के मुताबिक अपने फार्म हाउस में टहल रहे थे और उसी दौरान दो बदमाश मौके पर आए और उन पर गोलियां चला दी। गनीमत रही कि गोली उनकी जांघ में लगी और पार हो गई। और आपको बता दें कि पुरानी रंजिश के चलते सरकार की तरफ से सुरक्षा भी दी गई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि त्योहार की वजह से उनको छुट्टी दे दी गई थी। तो घटना के समय दोनों के सुरक्षाकर्मी जो थे वो छुट्टी पर थे। रोजाना की तरह रूटीन पे जो फार्म हाउस पे अपने पे टहल रहा था, शुगर की वजह से डेली टहलता हूँ जो 1.5-2 घंटे। अब जैसे ही मैं जो टहलता टहलता बाथरूम की तरफ गया तो ये दो लड़के जो छुपे बैठे थे वहाँ, इन्होंने फायरिंग चालू कर दी। मैं तुरंत जो वापस जो मंदिर की तरफ भागा हूँ। तो पुरानी रंजिश में इस हमले की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कविनगर में बदमाशों ने ये फायरिंग की। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता यादराम भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यादराम, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना को लेकर? पूर्व पार्षद पर ये बदमाशों ने गोली चला दी है, कितने बेखौफ ये बदमाश? देखिए, दिवाली का समय था और जो कि फूल कंवर हैं और पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं, ये अपने फार्म हाउस में ठहल रहे थे और जिस तरीके से इन्होंने बताया, जो अभी बताया जा रहा है वो यही है कि फार्म हाउस में टहल रहे थे। चूंकि उनको शुगर थी इस वजह से वो फार्म हाउस में टहल रहे थे। उसी समय जो फार्म हाउस में छुपे दो बदमाश थे वो अचानक बाहर निकले और बाहर निकलकर इन पर गोलियां बरसाती। इनको गोली पैर में लगना बताया जा रहा है और इसके बाद इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल जो पुलिस है वो पूरे मामले की जांच कर रही है और शुरुआती जांच में जो सामने आया है वो ये है कि जो रंजिश चल रही है फूल कुंवर की, हो सकता है उस वजह से किसी ने उन पर हमला किया हो। फिलहाल
जो बदमाश है उनको पकड़ने की जो कोशिश है वो पुलिस कर रही है। जी ठीक है यादराम, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर के गुलावटी कोतवाली क्षेत्र के छपरावत में गंधक पोटाश पीसते समय विस्फोट हुआ। तो विस्फोट में 6 दलित बच्चे झुलस गए, एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर घायलों को सीएचसी गुलावटी से हायर मेडिकल सेंटर के लिए रेफर किया गया। घटना के बाद बुलंदशहर के गांव छपरावत में कोहराम मचा हुआ है। बहुत छोटा बालक है, तो छोटे बाल लगे, कोई 10 साल का हो, कोई 12 साल का हो, कोई 8 साल का हो। ये जो गंदा पोटाश चला कर बाल का अनजान है, जो व्यवसाय कर रहे हैं। जो क्या घटना हुई है ये बताओ। 6 बच्चे थे, जो 6 में जो है एक एक्सपायर हो गया, 5 को ले गए हैं। सरकार से किस तरह की मांग करते हो। ये है गरीब आदमी है भाई, जो सहायता मिल जाने में गवर्नमेंट से मिल जाए मदद। घटना हुई है कि बच्चे गंधक पोटाश ले आए दुकान पर से खरीद कर, और इन्होंने इमाम दस्ता में एक जगह कूटी थी, और इसमें बम विस्फोट हुआ। बम विस्फोट होने पर 5-6 बच्चे थे, जिसमें एक घायल मृत्यु हो गई और 4-5 घायल है। घायल कहाँ पे है इस समय। घायल मेरठ इसमें है मेडिकल। और अब खबर कानपुर से है, जहां पुलिस कस्टडी में आरोपी की मौत हो गई। परिजनों का पुलिस की पिटाई से मौत का आरोप है, तो तबीयत ज्यादा बिगड़ते कराया गया था भर्ती। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। घरेलू विवाद में शख्स को थाने लाई थी पुलिस। तो वहीं बिधुनु थाना क्षेत्र के समईपुर गांव का ये पूरा मामला है। शांत करने के लिए पुलिस बुलाई गई थी, इन लोगों ने जान ले ली, मार मार के जान ले लिया मेरे भाई का। बहुत मारा मेरे भाई को, जान ले लिया, उसको मार मार के जान ले लिया। अभी कहना क्या रहा है पुलिस कहना कुछ नहीं है, कह रहा घर जाओ, आपके चाचा हम लोग को मार मार के घर मांग है। मेरी मांग इंसाफ चाहिए, मैं डेड बॉडी चाहिए। हमारा डेड बॉडी के लिए पुलिस क्या कर रही है। कुछ नहीं कह रही लाओ जाके, पुलिस नहीं जा रही है साथ में। भाई शांत। बरेली के थाना किला क्षेत्र सब्जी मंडी के पास क्रॉकरी स्टोर में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। तो वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने में जुट गई। फिलहाल अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। तो ये मामला सामने आया है, जहां पर आग लगने से तमाम अफरा तफरी मच गई। तो फिलहाल अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। बरेली के थाना किला क्षेत्र सब्जी मंडी के पास क्रॉकरी स्टोर में यह भीषण आग लगी, जिसके बाद आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। तो फायर विभाग की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई थी। फिलहाल अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।